स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट अस कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एरर से है। ए फिजिकल क्वांटिटी p इज रिलेटेड टू दिस इक्वेशंस एंड इंडिविजुअल ए बी सी डी का परसेंटेज एरर दिया हुआ है। तो इसके बेसिस पर आपको परसेंटेज एरर इन p फाइंड करने के लिए बोल रहा है ये। तो यहाँ पर अगर देखें तो p इज इक्वल टू ए क्यूब p स्क्वायर c, नहीं ये डिविजन्स में है, c एंड अंडर रूट d। परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर अगर डेल्टा p अपॉन p लिखें, सो दिस विल बी इक्वल टू 3 डेल्टा a अपॉन a प्लस 2 डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c एंड प्लस हाफ डेल्टा d अपॉन d। एंड परसेंटेज एरर को फाइंड करने के लिए हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस होल में इंडिविजुअल्स नहीं कलेक्टिव कर देते हैं यहाँ पर 100 एंड डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। तो ए की परसेंटेज 1% दिया हुआ है, सो दिस इज 3 इंटू 1% एंड प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, that is the 3%, so this is 3% and plus delta c is 2% and half डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 इज 4%। तो यहाँ से देख लीजिए, तो दिस इज 3 एंड प्लस 6 एंड प्लस 2 एंड प्लस 2। तो ये हमारा 13% के आस 13% आ रहा है। तो इसका 1 करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। सन रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर वंस इन 20 से, ग्रेविटेशन का ये क्वेश्चन है। What will be the period of revolution of the sun where to expand twice its present radius without any external influence? यानी कि आप मास को सेम रख सकते हो and assume the sun to be a sphere of uniform density. अगर देखें कि आपका कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है तो इसमें टॉर्क 0 है, तो आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हो यहाँ पर। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को यूज करें तो आप I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 लगा सकते हैं, क्योंकि आपका I ओमेगा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो अब अगर देखें तो I1 की जगह पर आप 2/5 mr स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई अपॉन कैपिटल T1 इक्वल टू 2/5 m हमारा सेम है, रेडियस डबल हो गया है, तो दैट इज 4r स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई अपॉन T2 लिख सकते हैं। तो इससे अगर देखें तो बचा क्या, 2/5 mr स्क्वायर, तो 2 पाई कैंसिल हो गया, mr स्क्वायर भी 2/5 ही कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर ओनली बच गया 1/T1 इक्वल टू, यहाँ पर बच गया 4 अपॉन T2। तो that tends to T2 is equal to 4 times of the T1 and T1 is given to you 27 days. So this will be equal to 4 and multiplied by 27. So that is coming 108 days. So options 2 is correct. Next देखते हैं।
फिर से उसी कंसेप्ट पर है कि रेडियस ऑफ मार्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ मरकरी। मार्स के ऑर्बिट की रेडियस 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द मरकरी and Mars year is 687 Earth days, then which of the following is the length of the year of the Mercury? ऐसा क्वेश्चंस कह रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो आप कैपलर्स लॉ लगा सकते हैं। अगर हम कैपलर्स लॉ को यूज करें तो टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द ऑर्बिट रेडियस एंड अगर हम मरकरी के लिए रेडियस ऑफ द ऑर्बिट को r1 माने एंड मार्स के लिए रेडियस ऑफ द ऑर्बिट r2 माने तो r2 इज इक्वल टू 4r1 ऐसा क्वेश्चन में दे रहा है। एंड मार्स की ईयर 687 दिया हुआ है। तो हम मरकरी के टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशंस को t1 मान लेते हैं एंड मार्स के टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशंस को t2 मान लेते हैं। तो इस रिलेशंस के बेसिस पर t1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय t2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू r1 क्यूब एंड डिवाइडेड बाय r2 क्यूब। अब यहाँ पर देखें तो r2 जो है वो 4r1 है। तो r2 अगर 4r1 होगा सो दिस विल बी इक्वल टू ठीक है। तो ये r2 4r1 हो गया तो इसका क्यूब करेंगे तो ये 1/64 हो जाएगा। इसका मतलब आपका t1 एंड t2 का रेशियो कितना आ जाएगा? t1/t2 इज इक्वल टू 1/8। तो हमें t1 मरकरी का है, द which of the following is the light year of the mercury, तो इसका मतलब t1 will be equal to t2 and divided by 8 and t2 का वैल्यू 687 divided by 8 तो ये कितना हो जाएगा 8 and 4 तो नियरली 6 अगर ले लें तो ये नियरली 86 डेज आ रहा है। तो नियरेस्ट जो वैल्यू है वो 88 अर्थ डेज है। तो 3 ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है कि ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस R इज कट इनटू 8 इक्वल पीसेस। फ्रॉम these pieces 2 equivalent resistance are made by adding 4 of these together is in parallel, then these two sets are added in series। तो अगर हम देखें तो एक वायर है, इसकी रेसिस्टेंस R है, हमने इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो ईच की रेसिस्टेंस R/8 हो गया। अब इसमें से 4 को उसने पैरेलल में ले लिया है। ये आपका 4 कनेक्टेड इन पैरेलल एंड इसी तरह से दूसरा सेट भी ले लिया है। तो एंड इस तरह का कॉम्बिनेशंस किया है। तो इसके बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो ईच इज ये R/8 है, ये भी R/8 है एंड सो ऑन। यहाँ पर भी सेम है, ये R/8 है, दिस इज R/8, ये भी R/8 है एंड ये भी R/8 है। तो इसका इक्विवेलेंट इसका देखेंगे तो ये R/32 हो जाएगा एंड दिस इज ऑल्सो R/32 एंड इसको सीरीज में करेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे तो R/16 आ जाएगा। इसका मतलब नेट रेसिस्टेंस विल बिकम R/16। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं।
नेक्स्ट में फिर से मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन्स की मास को m लेने के लिए कह रहा है। तो द रेशियो ऑफ de Broglie wavelength ऑफ द फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन्स की रेशियो को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अगर देखें तो ये कह रहा है कि एनर्जी ऑफ द फोटोन एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू ई, सेम है। तो अगर हम de Broglie वेवलेंथ ऑफ फोटोन देखें तो इसको h अपन p एंड इक्वल टू h अपन e बाई c ऐसा लिख सकते हैं। एंड लेमडा ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स देखें तो h अपन p एंड p को आप 2m k एंड k की जगह पर e लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2m बाई e आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो लेमडा फोटोन एंड लेमडा इलेक्ट्रॉन्स का रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। तो लेमडा फोटोन एंड लेमडा इलेक्ट्रॉन्स का अगर रेशियो फाइंड करें तो h कैंसिल हो गया। सो दिस इज c अपन e एंड मल्टीप्लाइड बाय 2m e अंडर रूट। तो यहाँ पर e स्क्वायर अगर नीचे ले जाएं तो दिस इज c एंड 2m एंड होल डिवाइडेड बाय e एंड अंडर रूट आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, ए स्फीयर of radius r is cut from a larger solid sphere of radius 2r as shown in the figure. The ratio of moment of inertia of the smaller sphere of the rest ratio of the moment of inertia of the smaller sphere जो कट किया है to the rest part of the sphere का रेशियो फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अगर देखें बड़े वाले की रेडियस 2r है, द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर हम होल के मास को m रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम होल के मास को m रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो कैविटी की मास होगी, अगर हम कैविटी की मास को m लें तो दैट विल बी इक्वल टू m/8 हो जाएगा। बड़े वाले की जो है अगर रेडियस 2r है तो उसकी वॉल्यूम 4/3 पाई 2r का क्यूब 8r क्यूब होगा, इसका r की तो ये m/8 हो जाएगा। एंड अगर आप स्मॉलर यानी कि जो कैविटी है उसकी देखें तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 2 सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr²। एंड अगर एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना होगा तो यहाँ पर ये डिस्टेंस r है तो यहाँ पर थ्योरम पैरेलल एक्सिस लगा करके एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखें तो रिमेनिंग पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालेंगे तो कैविटी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट निकाल करके होल में से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट निकल जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल स्फीयर 2/5 एंड ये एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं हम 2/5 mr², m इंटू 4r²। 2r² है तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पर। एंड अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कैविटी अबाउट एक्स एक्सिस निकालें तो 2/5 एंड मास हो जाएगा m/8 एंड इसकी रेडियस r है तो ये r² हो गया एंड प्लस mr² ऐड करेंगे तो m/8 एंड r² ये ऐड करना होगा थ्योरम पैरेलल एक्सिस से, तभी एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल पाएगी। तो ये कितना हो गया,
यहाँ पर सही है। तो m/8 आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 2/5 एंड +1 बचेगा, तो ये 7/5 आ जाएगा। 2/5 एंड +1, तो अगर हम कलेक्टिव लिख दें तो दिस इज 7 डिवाइडेड बाय 40 mr²। ये आपका कैविटी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस निकल गया है। अब अगर रिमेनिंग मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग विल बी इक्वल टू होल में से कैविटी को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर अगर देखें, हम होल में से माइनस कैविटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस ऐसा कर रहे हैं, तो यहाँ पर 8/5 mr², 8/5 mr² एंड माइनस 7/40 mr²। अब अगर हम यहाँ पर 40 ले लें, तो 64 में से 7 चला जाएगा। 64 में से 7 चला गया, तो ये 57 mr² आ गया। सो दिस इज द रिमेनिंग मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। अब हमको क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, पहले ये देख लीजिए कि रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द रिमेनिंग। तो आपको इस दोनों का रेशियो फाइंड करने के लिए बोल रहा है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कैविटी अबाउट द एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग बॉडी ऑफ द एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू। तो ये कितना आ जाएगा, ये 40 कैंसिल हो, mr² कैंसिल हो जाएगा, तो 7/57 बच जाएगा। तो ये 7/57 आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो 7/57 आपका फर्स्ट ऑप्शन में मैच कर रहा है, यानी कि दिस विल बी द करेक्ट। एंड नेक्स्ट देखते हैं। फिर से देखिए, an electron of mass and charge moving with speed इतना is injected in a magnetic field perpendicular to directions of charge. We wish to apply an uniform electric field so that the electron does not deflect. तो आप मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, तो यहाँ पर इसकी डिफ्लेक्शंस इस डायरेक्शंस में होगी, क्योंकि इस डायरेक्शंस में EVV फोर्स लग रहा है, थीटा 90 डिग्री है। अब क्वेश्चंस में इसकी डिफ्लेक्शंस को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शंस में अप्लाई करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो EE इस डायरेक्शंस में आ जाएगा। अब अगर इस दोनों फोर्सेस को इक्वल कर दें, तो इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगी एंड वो बिना डिफ्लेक्शंस के आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम EE इक्वल टू EVV करें, तो आपका E कैंसिल हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू VV। एंड वेलोसिटी की वैल्यू c/100 लेने के लिए बोल रहा है, तो वेलोसिटी इज 3 × 10⁸ एंड डिवाइडेड बाय 100। एंड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू देखिए कितना है, 9 × 10⁻⁻4। तो ये हमारा 9 × 10⁻⁻4 है। तो ये कितना हो गया, 27 एंड मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से आ गया कितना, ये इसके साथ -6 तो 2 आ गया, यानी कि 10⁻²। एंड वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं। एंड प्लस ये देखें तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आई कैप में है, और ये -k कैप में है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर देखें E पैरेलल टू B, तो ये गलत हो गया, E पैरेलल टू B ये गलत हो गया।
E is perpendicular to B and magnitude 27 into 10 to the power 4, ये भी गलत हो गया. E is perpendicular to B and magnitude 27 into 10 to the power 2, तो हमारा 4 ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन, देन एक्सप्रेशन फॉर द करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये देखना है. तो मैग्नेटिक ई नॉट इजकल टू सी बी नॉट होता है, यानी कि दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ई नॉट बाई सी आ जाएगा, एंड ई नॉट का वैल्यू है 60 एंड डिवाइडेड बाय सी 3 इंटू 10 टू पावर 8. तो ये हमारा 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 टेस्ला आ गया. तो इसकी मैग्नीट्यूड आ गया. अब हमें डायरेक्शंस देखना है. तो डायरेक्शंस को अगर देखें, जैसे ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेव है, वेव को मैंने W से लिखा है मान लीजिए, तो अगर किसी एक का क्रॉस करेंगे, यानी कि E क्रॉस B जो है आपका वेव की डायरेक्शंस में होगा, W क्रॉस E B के बराबर होगा, B क्रॉस W E के बराबर होगा. इसको ऐसा ले सकते हैं डायरेक्शंस के लिए. तो यहाँ पर देखें तो आपका जो वेव है वो आपका -I कैप में है और इलेक्ट्रिक फील्ड Z में है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड K कैप में है. तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस बताना है. तो अगर हम I क्रॉस K करेंगे तो -J होगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये J कैप में है. इसका मतलब ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शंस में है. इसका मतलब आपका जो BY है 2 इंटू 10 पावर -7, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर. नेक्स्ट देखते हैं. A body weighs 48 Newton on the surface of the earth. The gravitation force experienced by the body due to the earth at a height equal to 1/3 of the radius of the earth. अगर देखें तो ये कह रहा है कि अर्थ के सरफेस पर उसकी जो वेट है दैट इज 48 न्यूटन. तो अगर हम यहाँ पर H इजकल टू R/3 हाइट पर जाते हैं, तो यहाँ पर वेट कितनी है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल लेंगे. अब यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू देखें तो दैट इज जी सरफेस का है, एंड दैट इज R/R प्लस H का होल स्क्वायर. एंड H आपको R/3 दिया हुआ है, तो दिस इज G एंड R/3, so this is 3/4 का होल स्क्वायर. So this is 9/16 G. So weight at the height will be equal to M GH. So that will be equal to M G and multiplied by 9/16. And mg की जो वैल्यू है वो आपको 48 न्यूटन दिया हुआ है. So this is 48 multiplied by 9/16. तो ये हमारा 27 न्यूटन आ रहा है. तो ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, ये कह रहा है कि एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम ट्रैवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन द मीडियम रिफ्रैक्टिव ब्यूस्टर एंगल. अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 40 में यहाँ पर अनपोलराइज्ड लाइट फॉल कर रहा है, यानी कि दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट एंड डबल एरो. एंड जो ट्रांसमिटेड रे होगा वो अनपोलराइज्ड है. अब यहाँ पर अगर हम इस एंगल को चेंज करें तो एक पर्टिकुलर एंगल के लिए जो आपका रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पोलराइज्ड हो जाता है, यानी कि दिस इज द पोलराइज्ड. एंड उस एंगल को ब्रियोस्टर्स एंगल बोलते हैं. एंड ब्रियोस्टर्स एंगल जो है वो आपका म्यू इक्वल टू 10 IP होता है. एंड म्यू की वैल्यू 1.73 लेने के लिए बोल रहा है. तो 1.73 इक्वल टू 10 IP अगर लिखें
तो आपका जो आईपी है यानी ब्रूस्टर्स एंगल है दैट इज नियरली इक्वल टू 60 डिग्री, ये करेक्ट हो सकता है। तो इसमें देखें बोथ एंड रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड लाइट आर परफेक्टली पोलराइज, तो ये गलत हो गया। एंड नेक्स्ट देखें, अगर transmitted light is completely polarized, transmitted light is completely polarized, तो ये गलत हो गया। reflected light is completely polarized and the angle of reflections is close to, ये जितना एंगल होगा वही होगा यहाँ पर भी, तो ये सही हो सकता है। रिफ्लेक्टेड लाइट इज पार्शियली, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट देखें 40, एक सेकेंड, 42 क्वेश्चंस मिस कर गया है क्या? ठीक है, देख लेते हैं उसको। द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर सेपरेटेड बाय डी, two slabs of different dielectric constants K1 and K2 with thickness 3 by 2D and D by 2 respectively are inserted in the capacitor. Due to this, the capacitance between two becomes 2 times larger than their when there is nothing between the plates. अब ये कह रहा है कि अगर सपोज करिए कि आपका ये सेपरेशन D है और इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, तो इसकी कैपेसिटेंस अगर हम देखें तो ये एप्सिलॉन नॉट ए अपन डी लिख सकते हैं। एंड ये डायलेक्ट्रिक्स को फिल करने के बाद उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसकी डबल हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। तो इसके बेसिस पर हमें K1 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो एक बार आप इसको अरेंज कर लीजिए, जैसे ये हमने K1 को इसने रखा है 3/2D में, ये 3/8D है, एंड इसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स K1 है, एंड K2 जो है वो D/2 रखा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसमें K2 है एंड ये D/2 है। तो जो लास्ट है वो उसमें एयर है एंड उसकी थिकनेस ये और ये मिलके D/2 हो जाना चाहिए, तो ये D/8 आ जाएगा, तो ये D/8 है। पहले आप इंडिविजुअल कैपेसिटेंस लिख लो। तो अगर हम इसकी कैपेसिटेंस को C1, इसकी कैपेसिटेंस को C2 एंड इसकी कैपेसिटेंस को C3 बोल रहे हैं, तो आपका जो C1 होगा दैट विल बी इक्वल टू K1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A एंड डिवाइडेड बाय 3D/8, एंड यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A/D के जगह पर C0 लिख दे रहे हैं, ये बार बार लिखना पड़ेगा इसलिए थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि 8/3 K1 एंड C0, ये हमारा C1 की वैल्यू हो गया। उसी तरह से अगर हम C2 को लिखने की कोशिश करें तो C2 विल बी इक्वल टू K2 एंड एप्सिलॉन नॉट A एंड होल डिवाइडेड बाय D एंड मल्टीप्लाइड बाय 2। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A अपन D के बदले में फिर से C0 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको देखें तो एक इंफॉर्मेशन और है कि K1 की वैल्यू 1.25 K2 है, यानी कि दैट इज 5/4 K2। तो यहाँ से K2 की वैल्यू 4K1 एंड डिवाइडेड बाय 5 आ गया। तो मैं इसको भी K1 के टर्म में लिख देता हूँ। तो K2 की वैल्यू कितना हो गया, 4/5 K1 मल्टीप्लाइड बाय C0 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8/5 K1 एंड C0। एंड लास्ट वाले को लिख दीजिए, तो C3 का वैल्यू कितना हो गया, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D एंड बाय 8। तो ये हो गया
8C0। अब अगर देखें तो यहाँ पर अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करोगे तो ये कॉम्बिनेशन सीरीज के इक्विवेलेंट हो गया। एंड कैपेसिटर्स में सीरीज में 1/C जो रेसिस्टेंस का उल्टा होता है, तो यहाँ पर आप लगा सकते हो कि 1/C विल बी इक्वल टू 1/C1 एंड प्लस 1/C2 एंड प्लस 1/C3 एंड इक्वल टू देखें अगर तो C1 का वैल्यू आपने लिया है 1/8K1C0 एंड डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस C2 का वैल्यू देखिए कितना लिए। C2 है 8K1C0 8K1C0 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8C0। अब अगर यहाँ पर देखें तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, ये दोनों मिल करके 8 कैंसिल हो जाएगा इसका, तो ये बच जाएगा 1/K1C0 एंड प्लस 1/8C0। अब इसमें C0 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर अगर हम C0 को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा कितना 1/K1 एंड प्लस 1/8। एंड ये आपको ओरिजिनल का डबल दिया हुआ है, तो ये 2C0 हो गया, यहाँ से C0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दिस इज द 1 इजकल टू 2/K1 एंड प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4। तो ये 1/4 इधर ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2/K1 विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4। 3/4 का मतलब हो गया कि आपकी K1 की वैल्यू 8/3 हो गया। K1 की वैल्यू अगर 8/3 हो गया तो ये 2.66 या 67 ऐसा कुछ आ सकता है, तो 2.66 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। ये एरर से क्वेश्चंस हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस मेजरमेंट एरर। Consider the diameter of a spherical object being measured with the help of vernier caliper. Suppose 10 vernier scale is equal to 9 mil scale and 1 mil scale is 0.1 centimeter. And the zero of the, तो आप पहले लिस्ट काउंट निकाल लो इसकी। तो इसमें देखिए आपको कह रहा है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। So 1 vernier scale division is equal to 0.9 main scale division, and 1 main scale division is given to you 0.1 centimeter. So this is 0.09 centimeter, and least count will be equal to 1 main scale division minus 1 vernier scale division. So that will be equal to 0.1 and minus 0.09. So that is coming 0.01 centimeter. ये लिस्ट काउंट आ गया। अब मेजरमेंट में देखें अगर तो एक चीज ये कह रहा है कि एंड द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज एट एक्स इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर देखें यहाँ पर ये मेन स्केल का जीरो है, अगर वर्नियर स्केल का भी जीरो यहाँ पर होता, अगर इसकी भी जीरो यहाँ होता तो जीरो एरर से फ्री होता। लेकिन जो क्वेश्चंस है वो कह रहा है कि जो मेन स्केल का जीरो, सॉरी वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो 0.1 सेंटीमीटर अहेड है।
तो 0.1 सेंटीमीटर अहेड है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका अगर वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल डिविजन्स के बाद है तो ये पॉजिटिव एरर है। इसका मतलब एक्चुअल मेजरमेंट में आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर ये जीरो इस साइड होता, ये जीरो इस साइड होता, तो वो निगेटिव जीरो एरर हुआ, जिसमें फाइनल रीडिंग में आपको ऐड करना होता है। तो अब अगर हम रीडिंग को देखें यहाँ पर, तो रीडिंग इज, ये कह रहा है कि मेन स्केल की जो रीडिंग है वो 5 सेंटीमीटर है। तो मेन स्केल की हमने 5 सेंटीमीटर लिख दिया एंड प्लस। अब एंड द नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन इज 8। इसका मतलब 8 एंड मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट करेंगे, तो यानी कि 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड अगर जीरो एरर नहीं होता तो यही हमारा आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर जीरो एरर 0.1 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब यहाँ पर आप 0.1 सेंटीमीटर माइनस करोगे, सारा सेंटीमीटर में है, तो ये कितना हो गया 5 एंड 0.08 में आपको 0.1 माइनस करना है, तो ये 8 हो गया, ये 9 एंड ये 4, तो ये 4.98 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगर नेक्स्ट देखें, ये कह रहा है कि 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू टू डिफरेंट स्मॉल सर्कुलर copper coils having radius ratio 1:2, the ratio of their magnetic moments। तो अगर देखें, सपोज करिए कि इसकी रेडियस R1 है एंड इसकी रेडियस R2 है, एंड इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, एंड यहाँ पर 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट्स की रेशियो फाइंड करने के लिए बोल रहा है। इन जनरल मैग्नेटिक मोमेंट्स को आप NIA लिखते हैं, एंड नंबर ऑफ टर्न्स करंट एंड मल्टीप्लाइड बाय, एंड यहाँ पर चाहें अगर सिंगल टर्न है तो I एंड मल्टीप्लाइड बाय पाई R स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट 1 लिखें, 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई R1 स्क्वायर, and magnetic moment of 2 is equal to 2 multiplied by pi r2 square. So m1 upon m2 is equal to r1 upon r2 whole square, and r1 upon r2 का रेशियो 1:2 दिया हुआ है, so this becomes 1/4। तो इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, consider a water tank shown in the figure. It has a one wall at x equal to, यहाँ पर एक wall है and can be taken to be very wide in the z directions। ये wall हमारा z directions में बहुत wide है। When filled with a liquid of surface tension S and density rho, the liquid surface makes an angle theta naught with the x-axis. Y at x is equal to L, y is the height of the surface, then the equation of yx हमें चूज करना है, एंड थीटा छोटा है, थीटा को साइन थीटा टेन थीटा या डी बाई डी एक्स ले सकते हैं, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर ले सकते हैं। अब अगर इस क्वेश्चंस को एनालाइज किया जाए, जैसे मान लीजिए अगर इसको एनालाइज करें, तो यहाँ पर सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लगता है, एंड ये एंगल आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट होती है। तो दूसरी तरफ भी वैसा ही होगा। तो सरफेस टेंशन के कारण फोर्स अपवर्ड डायरेक्शंस में लगेगा, इसीलिए इस डायरेक्शंस में एक्सेस प्रेशर होती है, एंड इस डायरेक्शंस की और इस डायरेक्शंस की प्रेशर का जो डिफरेंसेस होगा वो 2s/r होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर अगर आप प्रेशर मान लो P0 ले रहे हो, तो यहाँ पर प्रेशर P0 -2s/r हो जाएगा, जिससे दोनों का डिफरेंसेस 2s/r आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर देखें, अगर आप सरफेस को देखें यहाँ पर, तो सरफेस में दोनों तरफ जो कर्व है उसकी रेडियस सेम है।
उसकी रेडियस सेम है, तो यहाँ पर 2s/r आ गया है। लेकिन ऐसा सिचुएशन हो सकता है जिसमें यहाँ पर जो कर्व बन रहा है उसकी दोनों तरफ का रेडियस सेम नहीं हो। तो अगर इस कर्व की रेडियस r1 है, इस कर्व की रेडियस अगर r2 है, तो यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ है ड्यू टू सरफेस टेंशन, एंड उस प्रेशर डिफरेंस के कारण जो है ना लिक्विड राइज करती है। यहाँ पर अगर देखेंगे इस वाले केसेज में, तो आप डेल्टा पी को लिख सकते हैं s एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/r1 एंड प्लस 1/r2। फिर से देखिए, अगर दोनों का रेडियस सेम हो जाए तो यही आपका 2s/r आ जाएगा। एंड यहाँ पर एक केसेज मैं और लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे सपोज करिए कि ये वाली कर्व की रेडियस r है, इस वाले कर्व की, एंड दूसरा साइड प्लेन है, ये प्लेन है। जैसा कि हमारे क्वेश्चंस में है कि x इक्वल टू l पर ये वाल है, तो वो वाली प्लेन हो जाएगी। तो उस केसेस में अगर आप डेल्टा p को लिखने की कोशिश करोगे तो s एंड 1/r एंड प्लस 1/इंफिनिटी हो जाएगा, यानी कि आपका जो डेल्टा p है वो s/r आ जाएगा। ये हमने जब सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ कर्व का रेडियस सेम है तो ऐसा होगा, अगर रेडियस दोनों का अलग है तो ऐसा होगा, एंड यहाँ पर एक प्लेन ले लिया है तो उसके बेसिस पर ये होगा। तो जो हमारी सिचुएशंस है उस केसेस में यहाँ पर वॉल रखा हुआ है, इसका मतलब डेल्टा पी को आप s/r लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर देखें तो ये इसको y लेने के लिए बोल रहा है, ये हमारा y है। तो इसमें अगर देखें तो जो प्रेशर का डिफरेंसेस होगा वो y रो जी आ जाएगा। तो डेल्टा p का वैल्यू y रो जी इक्वल टू s/r आ जाएगा। अब देखें अगर, तो इसमें कर्व के हर एक पॉइंट पर रेडियस का वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पर जो कर्व का पोर्शंस लिया है उसकी हर एक पॉइंट पर रेडियस अलग अलग होगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड करने का आप एक स्टैंडर्ड फार्मूला यूज कर लो। जैसे जनरल केसेस में 1 एंड प्लस dy/dx का होल स्क्वायर एंड होल टू द पावर 3/2 एंड होल डिवाइडेड बाय d2y/dx स्क्वायर। एंड यहाँ पर dy/dx को आप tan थीटा ले सकते हैं। तो हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड होल टू द पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाय d2y/dx स्क्वायर। एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये बच गया हमारा सेक क्यूब थीटा एंड डिवाइडेड बाय d2y/dx स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर देखें तो क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि थीटा इज वेरी स्मॉल, तो आप सेक क्यूब थीटा को 1 ले सकते हो। तो यहाँ से r इक्वल टू आ गया 1/d2y/dx स्क्वायर एंड 1/r देखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो अब अगर इसमें हम अपनी डेटा को फिट कर दें तो y रो जी will be equal to s and multiplied by 1/r will becomes d2y/dx स्क्वायर। तो यहाँ से d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू y रो जी एंड डिवाइडेड बाय s आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें y रो जी अपॉन s फोर्थ ऑप्शन में हमारा मैच कर रहा है, तो ये फोर्थ हमारा करेक्ट हो गया। यहाँ पर 2025 का जो क्वेश्चंस है ये एंड कर रहा है। एंड यहाँ पर नीट के स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि आपका अगर देखें पेपर में तो लगभग 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही सामान्य क्वेश्चंस हैं, जो भी रिवाइज करके जा रहा है उसको सॉल्व हो जाएगा।
अगर एग्जामिनेशंस में कभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आप वहां पर स्टक मत करो। आप अपनी काउंट रेट को ऑलवेज बढ़ाने की कोशिश करिए, एक जगह स्टक मत करिए। एंड अगर आपको दोबारा टाइम बच जाता है तो आप उस पर फिर से अटेम्प्ट ले सकते हैं। अगर 40 क्वेश्चंस देखें तो वो सामान्य क्वेश्चंस है, मतलब अगर आप तैयारी करके जा रहे हैं तो 40 क्वेश्चंस आपको सॉल्व होगा ही। जो 5 क्वेश्चंस बचा, अगर आप उसको दोबारा कॉल करके उसमें से एक दो क्वेश्चंस भी और निकाल लेते हैं तो आप टॉपर के रैंक में आ जाएंगे। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पर आपको स्ट्रक नहीं करना चाहिए, अदरवाइज जो क्वेश्चन आप जानते हुए ही होंगे वो छूटेगा। इसलिए स्ट्रक मत कीजिए, काउंट रेट को फास्टली इंक्रीज करिए। यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स अपनी कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट डाल सकता है, आप डिस्क्रिप्शंस में मेरा नंबर है, उसमें आप किसी टॉपिक्स की डिस्कशन चाहते हैं या और किसी तरह के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो वहाँ डिस्क्रिप्शंस में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।